तो कल मैंने आप लोग को मुगल एम्पायर के बारे में बताया था और मैंने तो शुरू से लेकर के लास्ट तक सब कुछ कर दिया। आप अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, ये आपका काम नहीं है सुनने का। लीजिए, इसके शॉर्ट क्वेश्चन का है ना, और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट का आपका टेस्ट लिया जाएगा। रिवाइज करो, टाइम बहुत है हमारे पास। क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको। सरदा, एक बार एक बुक दे दो कि भाई को जरा थोड़ी देर के लिए, वो सोनी दे देगी अपनी बुक। चैप्टर फर्स्ट इसको दे देना, चैप्टर फर्स्ट वहां से ले लो दीदी से, दे देना थोड़ा, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये ले नोट्स बेटा, इसमें आंसर की है, शॉर्ट का टेस्ट देना तेरे को, वेरी शॉर्ट का, 1 वर्ड्स का। देखिएगा, पेज नंबर कोई बताएगा इंग्लिश में, अगर किसी के पास एनसीईआरटी हो तो तू ही बता अपना पेज। पेज नंबर एनसीईआरटी है किसी के पास? नहीं, इसमें ये रहा। चलो ठीक है, मेरे को मिल गया। देखो, तो पहले एक दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो मुगल थे वो अपने फादर के तरफ से कहां से थे? उनके जो पापा थे मुगलों के, मतलब कि जो सबसे बड़े थे, वो किधर से थे? बोलो। ले, मैं कर रहा हूं मुगल या अशोक के पास चला गया? तुर्की, तैमूर लंग, तैमूर लंग। और दक्ष तू बता, माता के तरफ से किधर से थे? मैंने किए मेरा नाम उस आदमी का बहुत महान राजा, चमगादड़ नहीं था, चमगादड़ नहीं था, कैसे था? चंगेज खान, याद रखिएगा। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग जितना भी आपको जो मीडिया के भेजे ना, इसी तरह से इसका क्वेश्चन, इतना ही आप लोग कर लेंगे ना तो एक बेस बन जाएगा। उसके बाद जिस बच्चे के पास जिस पब्लिकेशन की बुक है, अगर मान लो ऋतिक के आपके पास अलग अलग पब्लिकेशन, एनसीईआरटी का तो हो गया, अलग पब्लिकेशन की बुक है तो अपने बुक से भी प्रिपेयर करें, उसका अलग से टेस्ट लिया जाएगा। देखिए, मतलब बेटा कुछ नहीं, चिट्टी मरी। तो ये भी मैंने आप लोग को बता दिया था कि बाबर यहाँ इंडिया में आया और कैसे पूरे मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी उसने, कैसे एक बहुत बड़ा मुगल एम्पायर स्टेबलाइज किया था। और बाबर के बाद की कहानी अभी स्टार्ट करते हैं। बाबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाबर बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत एजुकेटेड, ठीक है। वो फारसी और तुर्की दोनों लैंग्वेज बहुत अच्छी जानता। मैं आपको बताऊं, उस जमाने में जो सबसे मुश्किल लैंग्वेज होता था मुस्लिम लोगों का, वो फारसी होता था। अपने आप को म्यूट करके रखे सारे बच्चे। फारसी बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज थी, लिखना बोलना समझना सब कुछ। जो मुगल थे, जैसे आपको पता है ना, अभी हम लोग का सरकारी काम धाम किस लैंग्वेज में होता है, या तो हिंदी में होगा नहीं तो इंग्लिश में। तो मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज या सरकारी जो भाषा थी फारसी थी, याद रखिए, तुर्की नहीं, फारसी। फारसी बेटा, ईरान जो अभी देश है उसको पहले फारस कहा जाता था और वहीं की लैंग्वेज को फारसी कहा जाता है, पर्शियन लैंग्वेज इंग्लिश में। उसके बाद बड़े बड़े कॉम्पिटिशनों में भी पूछा जाता है, और अभी ही आप याद कर लेना इस चीज को कि बाबर नामा बाबर ने लिखी थी और अपने बारे में लिखी थी। हाँ, तुर्क लैंग्वेज थी। फलम, कौन देख लवेंगे। बाबर की बात की थी, फिल्म की बात कर रहा पागल से। बाबर के बाबू की, ठीक है। क्या बाबर के बब्बर? जो भी आप लोग फिल्में देखते हैं ना, जो भी कहानियां आती हैं, जैसे
वो सारी की सारी ना मिर्च मसाला लगा के बनाई जाती है। रियल स्टोरी से बहुत ही कम होता है, समझ रहे? जो वास्तविक इतिहास है, जो रियल हिस्ट्री होती है, वो वैसी नहीं होती। कुछ मिलता है और कुछ ये नमक मिर्च मसाला लगाते हैं। हाँ, सब गलत, अधिकतर गलत चीजें ही होती है। अब देखो, डिस्कवरी मूवी नहीं है बेटा, डिस्कवरी फैक्ट है। वो साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, वो कोई अंडे पंथी थोड़ी बना देंगे। अब डिस्कवरी में शाहरुख खान थोड़े, ये देखिए मैंने अभी खोद के निकाला है ताजा मम्मी, ताजा लाश है भाइयों बहनों, देखिएगा अभी कति से कीड़े भी ना निकल रहे। वो थोड़ी बोलेगा, ये तो बोलेगा भाई, वही बोलेगा जो वैज्ञानिक है। छोड़िए उन सब बातों। तो बाबर नामा बाबर ने लिखी थी और अपने बारे में स्टोरी लिखी थी, ठीक है। उसमें उसने पूरे के पूरे भारत के बारे में भी लिखा था। और मैं आपको बता दूं आपके कि भारत में कैसे कैसे राज्य हैं, कैसा यहाँ का पर्यावरण होता है, इन्वायरमेंट। जी, और उसने एक बात कही थी उस समय, साउथ इंडिया में, अभी आपने ना कर्नाटक का नाम सुना हो, कर्नाटक एक हमारा राज्य है, वहां पे विजयनगर नाम का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट। कृष्णा नदी साउथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी, और कृष्णा की सहायक नदी जो मतलब कि कृष्णा में ही जाके मिल जाती है, उसका नाम है तुंगभद्रा। हाँ बिल्कुल, नदी तो अभी भी है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के जहां मिलती थी, उसी के पास तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तेनालीरामा नाटक आता था ना, हाँ, तो विजय कृष्ण देव राय, हाँ, तो वही विजयनगर। तो जो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे, उनके बारे में बाबर ने अपनी किताब में लिखा था कि साउथ इंडिया का सबसे ताकतवर राजा था, ठीक है, कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्ण नहीं, कृष्णदेव राय, कृष्ण नहीं, कृष्णदेव राय, कृष्ण नहीं, कृष्ण, कृष्ण नहीं, कृष्ण। चल ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, और सारे राजाओं के बारे में बताया जाए आप लोगों को। अगर आप लोगों को मुगल वंश में बारे में सबसे अच्छी तरह से जानना है, तो आपको आगरा जरूर जाना चाहिए। आगरा का जो किला है ना, लाल किला, ये दिल्ली का जो रेड फोर्ट है ना, लाल किला, ये तो काम चला हुआ है, कुछ नहीं है, उसके आधे से भी आधे का है। जो आगरे वाला लाल किला है ना, वो बहुत अच्छा है। उसको अकबर ने बनवाया था, इसको शाहजहां ने बनवाया, दिल्ली वाले, उसको अकबर ने बनवाया था। बहुत ही बड़ा है। वहां पर ग्रेनाइट का एक पत्थर रखा हुआ है। नारियल देखा नारियल आपने? नारियल तोड़ दोगे तो उल्टा नारियल किस तरह दिखेगा, ठीक है, माने जैसे ऐसे होगा ना, इस तरह से। वो उसी के साइज का, इस कमरे के हाइट का एक ऊंचा रॉक है, पत्थर है, और उसको अंदर से खुरच रखा है, जैसे नारियल अंदर से कैसे खोखला होता है उस तरह से। और वो पता है क्या था, जहांगीर जो है, सलीम अकबर का बेटा, उसका बाथ टब था, उसी में नहाता था वो। अभी भी आगरे के किले के अंदर वो इसी तरह ओपन में रखा हुआ है। बहुत बट इतना ना कीड़े ना लग जाए बेटे, नहाना है उसमें। मैंने बाथ टब था उसका अपना, उसी में नहा, राजा तो भाई राजा है। हाँ, अकबर का बेटा बेटा वो शहंशाह था। आगरा, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जो दिल्ली आपको दिख रहा है, दिल्ली मुगलों की राजधानी नहीं थी, शुरू से ही आगरा मुगलों की राजधानी थी, ठीक है। अकबर ने वहां लाल किला बनवाया था। शाहजहां जब सुल्तान बना, बादशाह बना भारत का, तो उसने वहां से राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की, और यहाँ पे दिल्ली का लाल किला, और ये जो पुरानी दिल्ली का पूरा इलाका, चांदनी चौक, ये सब दिखता है ना, ये शाहजहां ने बनवाया था, जिसको उस समय शाहजहानाबाद कहा जाता था। दिल्ली का उस समय का नाम शाहजहानाबाद, ठीक है। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, 1527 में राणा सांगा को हराया, और 1528 में एक और युद्ध लड़ा जिसमें चंदेरी के राजा को हराया। 1530 में बाबर
भगवान को प्यारा हो गया। ठीक है, मैं बता रहा हूं, सुन तो लो। तो बाबर ने हुमायूं से कहा था कि भाई मुझे, हुमायूं बेटा था, अपने बेटे से कहा था कि मुझे जहां मेरा जन्म हुआ था, जहां मेरी मातृभूमि है काबुल, वहीं पर मुझे दफनाना, वहीं पर मुझे ना कब्र में दफनाना। तो अभी मर गया भाई, तो अचानक कहाँ लेके जाए, तो आगरे में ही पहले उसको दफनाया गया, बाद में उसको निकाल करके उसके अस्थियों को या पूरे कंकाल को फिर काबुल में दफनाया गया बाद। ठीक है, देखिए भाई, उसके बाद हुमायूं बादशाह बना, आगरा राजधानी थी। बाबर के 4 बेटे, कामरान, अस्करी, जिंदाल और हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा था, और बाबर ने कहा था बेईमानी मत करना, सबको बराबर बराबर बांट देना। तो किसी को कुछ कुछ देके ये आगरे का खुद राजा बन गया और सबको एक एक बड़े बड़े राज्य का सूबेदार या चीफ मिनिस्टर बना। हुआ क्या, 1500 शेर शाह चचा, जो आपको बहुत प्यारे सुमित जी बहुत बार पूछ रहे थे कल। अब शेर शाह के बारे में आपको थोड़ा बता दें। शेर शाह का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था, जो रोहतास जिला में। वहां पर उसका है ना एक बहुत बड़ा मकबरा भी है, जहां उसको दफनाया गया था। पहले छोटा मोटा सूबेदार था। 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी लड़े थे, उसमें शेरशाह बाबर के सेना में शामिल हो गया था, भर्ती हो गया था। ये लड़ाई लड़ा, फिर वो बिहार चला गया। बिहार में बहार खान लोहानी वहां का राजा था, उसकी सेवा में रहा, और जो राजकुमार था उसका बॉडीगार्ड बन गया। शिकार पर जा रहे थे एक दिन, इसका नाम फरीद था। शेर शाह का नाम पहले फरीद था, बाद में शेरशाह पड़ा। तो राजकुमार के साथ जा रहा था जंगल में शिकार करने के लिए। तो जैसे ही शेर, क्या कहते हैं, हमला किया, तो राजकुमार तो जमीन पे कति मुद्दे गिर गए, कांपने लगे, दांत लग गए, और शेर शाह ने तलवार निकाला, एक ही बार मारा, शेर की मुंडी अलग, आदमी अलग। जी, तो बहार खान लोहानी ने उनका नाम शेर, उनको शेर शाह की उपाधि, शेर खां की। हुआ क्या, धीरे धीरे इनका मन बढ़ता गया। तो आप शायद आपके बड़े भैया दीदी लोग या पापा मम्मी लोग चंद्रकांता अपने समय में देखते होंगे, एक नाटक आता था, उस देखा है ना, उसमें चुनारगढ़ का किला देखा होगा। तो चुनार जो जगह है वो पता है क्या है, बिहार और यूपी के बॉर्डर पे एक है ना, मिर्जापुर जिला है। मतलब जैसे ही आप जाएंगे बिहार से यूपी के अंदर एंटर करेंगे तो मिलेगा आपको। तो बहुत ही हाइट पर है बिल्कुल, और ऐसा किला कि उसको कोई फतेह नहीं कर सकता। इस बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको नॉलेज के लिए सारी बात बता देता हूँ। तो वहां इसने क्या किया, शेरशाह ने वहां की जो बेगम थी या जो रानी थी ना, वो विधवा थी, लाडो बेगम, इस तरह कुछ नाम था, लाडली या लाडो बेगम नाम था उसका। तो उससे शादी कर ली, तो किले का भी मालिक हो गया, और धीरे धीरे इसकी शक्ति बढ़ती चलेगी। तो 1539 में, 1539 में हुमायूं को पता चला भाई कि ये बिहार में, इधर यूपी में कुछ शेर खां नाम का आदमी है, विद्रोह किए हुए है और सारे जगहों पे कब्जा कर रहा है, मेरे भी इलाके पे। तो आया जवाब देने के लिए। तो बिहार में जैसे ही आप इंटर करोगे यूपी से, तो वहां यूपी और बिहार का बॉर्डर भी क्या है, कर्मनासा नदी। कर्मनासा एक नदी, वो नदी बड़ी खतरनाक है एकदम बिल्कुल नॉर्मल सी छोटी सी लगेगी, लेकिन कब उसमें बाढ़ आ जाए, इतनी गहरी है, कोई भी डूब सकता है, पार करना बड़ा मुश्किल है। तो कर्मनासा नदी की इधर जो बिहार वाले साइड में चौसा नाम का एक जगह है, चौसा नाम का, ठीक है। तो चौसा में हुमायूं आता है, शेर शाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध होता है। भाई इतने कान के नीचे मार देता है ना, इतने कान के नीचे मार, और सारे कर लिए तूने काम। और शेरशाह हुमायूं को इतने लगा देता है, सारे सैनिक भी मर जाते हैं अधिकतर, किसी तरह जान बचा बचा करके किसी तरह भागता है हुमायूं। शेरशाह जीत जाता है, इसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। इसके बाद अगले ही साल
ये तो बिहार के बॉर्डर पे था, बढ़ता बढ़ता एकदम बिल्कुल यूपी के और दिल्ली के बीच में कन्नौज पड़ता, वहां तक शेरशाह अपना सेना लेके पहुंच जाता है, हुमायूं को ललकारता है, हुमायूं फिर युद्ध करता है, हुमायूं को फिर है ना दे गदागद, फिर हार जाता है हुमायूं। हाँ, तो 1540 में जो कन्नौज का युद्ध होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच में, उसमें हुमायूं के हारने के बाद अब पूरी तरह से भारत में मुगल वंश खत्म हो जाता है थोड़े समय के लिए, और वो भाग करके ईरान चला जाता है, जिसको कि फारस भी कहा जाता था उस। हाँ बता रहे शरण बता रहे। तो भाई ईरान एक रेगिस्तान था, और ये क्या कहते हैं, बिना ताज वाला सुल्तान, मतलब इसके पास तो कुछ पावर थी नहीं। चाय पिएगा पानी। तो जब ईरान जा रहा था तो इसकी वाइफ है ना, अकबर का जन्म होने वाला था, तो भाई रानी को कहाँ लेके जाएगा, तो इसमें एक राजपूत राजा इसका बहुत अच्छा दोस्त था, अमरकोट का राजा था, राजस्थान में अमरकोट एक जगह था, वहां का राजा था। तो हाँ, बाबर ने हुमायूं को कहा, हुमायूं ने बाबर को कहा, हुमायूं ने अकबर को कहा। अब आप कहेंगे सर जी कहाँ कहाँ से लेके आते हो, बेटा मैं उस किताब की बात बता रहा हूँ जो मिडिवियल हिस्ट्री, मतलब जो मुस्लिम कालीन हिस्ट्री है ना, सतीश चंद्र इसके राइटर हैं, हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई राइटर नहीं हुआ, ठीक है ना, हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई राइटर नहीं हुआ जो मिडिवियल हिस्ट्री के बारे में लिखे। उसकी बुक को देख देख के लोग अपनी अपनी बुक लिखते हैं, वो बुक की बात बता रहे हैं, उन्होंने जो बुक में लिखा था उसकी बात रेफरेंस लेके आपको बता रहे हैं। बाबर ने हुमायूं को और हुमायूं ने अकबर को मरते समय कहा था कि हिंदुस्तान पे अगर लंबे समय तक राज करना है तो सब करना, कभी भी राजपूतों से पंगा मत लेना, राजपूतों को हमेशा दोस्त बना के रखना, इनको कभी दुश्मन मत बनाना, अगर दुश्मन हो गए तो सबसे मजबूत दुश्मन से लड़ना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे दोस्त रहे तो तुम्हारे लिए ढाल का काम करेंगे। अगर राजपूत दोस्त रहते थे ना तो वो अपने दोस्ती के लिए, वचन के लिए गले कटवा देंगे, लेकिन कभी भी नमक हलाली नहीं करेंगे। अब तो क्या हुआ, अमरकोट में अकबर का जन्म होता है, ठीक है, बचपन से ही अकबर लगता था कि बहुत बड़ा शहंशाह बनेगा, सुल्तान बनेगा। जब भी वो, हाँ बिल्कुल, जब भी वो किले पे शाम को घूमने, सुबह में छोटा बच्चा था, खेलते खेलते किले की दीवार पे आएगा, जो किले के पहरेदार होते थे उनको परेशान कर देगा, नहीं तोप का गोला दागो, मेरे को तोप की आवाज सुननी, आवाज सुननी, आवाज सुननी है, जिद करने लगता था। तो राजा ने कह दिया था कोई बात नहीं, इस बच्चे के ना खुश होने के लिए हर दिन एक तोप का गोला जरूर दागा जाएगा, ठीक है। 1944 इसका जन्म, बेटे जन्म के बारे में याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है ना। अब 1556 में ये 13 साल का था, जोड़ लो पीछे कितने साल का, 13 साल बैक जाओ, 1556 में, 1556 में, ठीक है, 1542 में जन्म हुआ, देखिएगा 1542 में। अब यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी बन जाता है, शेर खां की उसको उपाधि मिली थी, बिहार के राजा ने दी थी, लेकिन जब दिल्ली का राजा बना तो अपने आप को शेर खां की जगह शेर शाह कहने लगा, शेर शाह सूरी, उसका अपना एक सरनेम था, उसने रखा था। बहुत बहादुर, वो इतना बहादुर था तुम सोच नहीं सकते, और इतना ज्यादा शासन चलाने में उसका दिमाग, जैसे मोदी जी कैसे हैं, पूरा देश को बहुत अच्छे से चलाते हैं, सब लोगों से इतना दिमाग बने, ऐसा मैनेज करना बड़ा मुश्किल। उसने रेवेन्यू सिस्टम, जो टैक्स लिया जाता है ना, उसका बड़ा अच्छा व्यवस्था किया। उसने एक बात और की कि किसानों के फायदे के लिए काम कर रहा है। उसने सोचा उस जमाने में किसान
या व्यापारी जो काम करेंगे तो वही तो राजा को टैक्स देंगे, तो सरकार का खर्च चलेगा। अब किसान ही फायदे में नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। तो उसने बोला था, एक बार क्या हुआ, उसके सिपाही जा रहे थे खेत से, मैंने फौज कूच कर रही थी किसी पे चढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो उसने ऑर्डर निकाला, किसान सब गए उसके पास कि शहंशाह बादशाह आपके सैनिक गए, हमारी तो पूरी फसल ही खराब हो गई। तो उसने फरमान निकाल दिया कि अगर हमारे सैनिक के जाने से, ठीक है, कुछ करने से किसी भी किसान की फसल का नुकसान होगा तो उसको राजा भरेगा, सरकार उसका मुआवजा देगी। समझ रहे हो ना? तो बताओ, अगर मान लो किसान के बारे में सोचता था तभी तो ऐसा करता था। उसके राज्य में चोरों डाकुओं को इतना डर था कि एक बूढ़ी भी औरत, ये इतिहासकारों ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हिस्ट्री में लिखा गया है, एक बूढ़ी औरत भी है ना, टोकरी भर करके सोना लेकर के कहीं जा रही तो किसी की हिम्मत नहीं है कि लूट ले या छीन ले, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया तो जितना आपने चोरी किया है उतने वजन तक आपका मांस काट करके कसाईयों को दे दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? कसाई उतना आपका मांस काट रहे, ये सजा था, इतनी सख्त सजा, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ईयर कौन सा, 1545 की बात रही होगी, 1545। कालिंजर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा किला है, कालिंजर की जगह, ठीक है, तुम लोग के आसपास, महोबा के आसपास, वहां पर उस किले पर अधिकार करने के लिए पूरी सेना ने घेर लिया। जैसे मान लो किसी भी किले को, या किला मतलब कि फोर्ट, जैसे दिल्ली का लाल किला, उसको कब्जा करना था तो किले की दीवार तो बहुत मजबूत होती थी, गेट भी मजबूत होता था, तो ऐसे तो आप घुस नहीं पाओगे। तो क्या करते थे, 6 महीने साल तक है ना, पूरा घेर करके छावनी लगा करके दूसरी फौज रहती थी, कि जैसे ही किले के अंदर का सारा सामान खत्म हो जाएगा, रसद पानी, तो ऑटोमेटिक भूख मरने लगेंगे लोग, तो खुद ही बाहर आके सरेंडर कर देंगे। और साथ साथ गोले तोप ये भी चलते रहते थे कि अगर टूट गया दीवार तो ऐसे कब्जा कर लें 2 ही दिन में। तो गया था शेरशाह सूरी भी, ठीक है। तो बुक्का नाम का एक मिसाइल लॉन्चर उस जमाने में, बुक्का उसका नाम था, चला रहा था। तो शेरशाह सूरी ही चला रहा था उसको, सिपाहियों से ले नहीं कहते जैसे मोदी जी ले लें कि छप्पन एक बार ट्राई कर लाइए भाई, मैं देखो जरा, वो वाली बात, हाँ बिल्कुल। तो उसने किया, तो किले की दीवार इतनी मजबूत थी कि किले के दीवार का है ना एक ईंट भी नहीं खिसका, और गोला उस पे गया, फूटा नहीं, और टकरा करके बाउंस बैक होकर के आया। और जो उसके, मान लो क्या गोला चला रहे तो बगल में सारे गोले रखे होंगे ना, उसी पे आके गोला गिर गया। बेटे तो अपना काम कर, कहानियां मत सुन, मेरी इतनी हिम्मत है तेरे से बोलूंगा, ठीक है। और वो पूरे जितने गोले थे सब में ब्लास्ट हो गया, और उसके साथ साथ शेरशाह मियां के चिथड़े उड़ गए। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि शेरशाह अगर मर गया तो उसके साथ साथ पूरा सूर वंश या उसका साम्राज्य भी खत्म हो गया। उसके बाद इस्लाम शाह उसका बेटा था, उसके बाद और भी आदिल शाह, इस तरह करके और भी राजा है। लास्ट में 1555 का साल था, 1555। उस समय सिकंदर सूर, शेरशाह सूरी का ही मान लो कि ग्रैंडसन या पोता लगेगा, वो राजा था। सिकंदर सूर ने ही, ठीक है, आगरा शहर बसाया, नहीं सिकंदर लोदी ने, सॉरी सिकंदर लोदी ने बसाया, थोड़ा गलती हो। सिकंदर सूर राजा था। हुमायूं को पता चला भाई अब राजा कमजोर है, अब हमला करके हम दोबारा पूरे भारत को अपने अधिकार में कर सकते हैं। उसने हमला किया, सिकंदर सासुर मारा गया, और दोबारा हुमायूं भारत का राजा बन गया। 1540 में भागा था, और दोबारा 1555, मतलब 15 साल तक उसको ईरान में रहना पड़ा, दोबारा हो गया। अभी एक ही साल हुआ था, फिर क्या कहते हैं, बालक तो हो ही गया था भाई, 13 साल का बालक हो चुका था जो अकबर था। आते ही हमला हुआ, लड़ाई वड़ाई हुई, और वो भारत का राजा बन गया हुमायूं।
तो पानीपत में एक और युद्ध हो रहा था। उस समय अकबर 13 साल का था और ये पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानौर नाम का जगह है, ठीक है, वहां पर अकबर था। तभी पता चला कि हुमायूं तो लुढ़क गया। दीन पनाह एक बिल्डिंग है, दीन पनाह, वो एक्चुअली लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी समझते हैं ना? लाइब्रेरी, बिल्कुल, जहाँ बुक्स रहते हैं। इसको पढ़ने का शौक था और पढ़ने के साथ साथ अफीम खाने का, चरस अफीम होता है ना, नशेड़ी थे यार ये पूरे। तो मतलब अफीम खाने का उसको बहुत ही बुरी लत थी और अफीम के नशे में है ना सीढ़ियों से लुढ़क गया। कहानी है ये, मैं कुछ मैंने कॉमेडी नहीं हो रही, सच में रियलिटी है ये। और गिरने के चलते उसकी मौत हो गई हुमायूं की। खबर पहुंची, ये तो अपनी छावनी में था, बीच मैदान में, युद्ध के मैदान में था, वहीं पे इसने पकड़ के ना मुकुट पहना के तिलक कर दिया, तू राजा, अकबर को। पंजाब के कलानौर में ही युद्ध के मैदान में ही अकबर का राज्य तिलक कर दिया गया, मतलब कि थ्रोन कर दिया गया, उसको मुकुट पहना दिया। कोई नहीं, फिर भी कर दो, घर से पढ़ा करो ना। कौन सा क्वेश्चन है? फालतू चैप्टर। बैरम खां मुगलों का सबसे बहादुर सेनापति था। जब हुमायूं मरा तो बैरम खां को बोला था हुमायूं ने कि भाई मैं तो अब देखो मरने वाला हूं, चाहे जो भी होगा, मेरे बाद तुम ही अकबर का देख रेख करो। तो सेनापति था, अकबर केवल गद्दी पे बैठता तो उसको तो 13 साल का बच्चा कर भी क्या सकता है। तो बैरम खान ही मेन था, सारे युद्ध लड़े, सब कुछ करता था और इन्हीं का सेनापति था। तो उसी ने राज तिलक कर दिया और सारे मुगलों ने अपनी क्या कहते हैं स्वामी भक्ति दिखा दी, या मतलब जो भी है अपना सेक्रीफाइस किया उसके लिए, अकबर के लिए। अनपढ़, पढ़ने में इसको मजा नहीं आता था, उसको मोटी बुद्धि था। अब देखिए, तो 1556 का साल था, पानीपत का दूसरा युद्ध हो रहा था, ठीक है, 56 वहां पर क्या हुआ कि क्या नाम था उसका, एक सेकेंड देना, याद कर लूं। हेमू सॉरी, हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। बैरम खां हेमू को पकड़ के लाता है और अकबर के सामने ही उसका सर धड़ से अलग कर देता है, और इसी के साथ अकबर का राज्य स्टार्ट हो जाता है। अब अकबर के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊं, देखिए। अरे भाई, तुमने उनका जोधा बाई का नाम सुना होगा, फिल्म में तो देखते हैं, नाटक वाटक है ना। जोधा अकबर फिल्म आया था एक काटड़ों का, देखिएगा। तो भारमल राजा था, एक राजपूत राजा था। अकबर हमेशा अजमेर जाता था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, एक सूफी संत थे, साधु नहीं होते, तो उनकी कब्र थी, वहां पे लोग पूजा पाठ करने जिस तरह जाते हैं, तो अकबर भी जाता था। जब गया तो भारमल जो राजपूत राजा था उसने क्या किया, सोचा कि भाई अगर इसके साथ अपनी बेटी का शादी कर दे तो किसी की मजाल नहीं है ना कि हमारे आसपास जो भी छोटे मोटे राजा हैं हम पर कोई आक्रमण कर ले, अधिकार कर ले, हम सुरक्षित हो जाए। तो उसने जोधाबाई से, जो कि राजकुमारी थी, राजपूत राजकुमारी, उससे अकबर का शादी का कि आप अपना तलवार रख दिया कि भाई हम समर्पण करते हैं, आप विवाह कर लीजिए। अकबर ने विवाह कर लिया। इस तरह से बहुत सारी राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया उसने। और इस बेटे हमने तो गिना नहीं था, बिल्कुल कोई रिपोर्टर भी ना था। बाबूजी बताओ कितनी लुगाइयां आपकी, किसी ने ना पूछा। देखो ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भी लोग लिखते थे ना वो गलत इतिहास होता था।
ठीक है ना। वो चीज कहीं हिस्ट्री में ये मेंशन नहीं है कि किसकी कितनी वाइफ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक राजा की कम से कम 200-300 रानियां तो होती ही जी। हरम होता था, हरम मतलब कि रनिवास होता है ना, जहाँ रानी लोग रहती हैं, तो इस तरह के बहुत सारी रानियां होती हैं, समझ रहे हैं। याद रखिएगा, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर तीनों के तीनों का जन्म राजपूत रानियों से हुआ था, ठीक है। अकबर का जन्म जोधाबाई से, सॉरी अकबर का नहीं, जहांगीर का जन्म जोधाबाई से। उसी तरह शाहजहां का, मेरी माँ का यह नाम याद नहीं, और औरंगजेब का भी उसी से हुआ। तो इसने देखो काम क्या क्या किया वो मैं आपको बताया। ये हिंदुओं के प्रति बड़ा ही दयालु था, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलना चाहता था। अकबर इसलिए महान नहीं था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए था क्योंकि दिमाग बहुत उसके पास था। वो ये नहीं मानता था कि हम कहीं बाहर से आए, वो मानता था कि यही मेरा देश है और सबको अगर मिला के रखेंगे तभी हमारा फायदा, ठीक है। जितने ज्यादा दुश्मन बनाएंगे उतने ही कम जगहों पे आपका अधिकार होगा, बात समझ रहे हैं ना। ये किसी भी जगह को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में नहीं करता था, सीधे कह दे कि तुम हमारी गुलामी मान लो और हमको टैक्स देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना राज्य चला। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, अकबर ने जब गुजरात जीता, पूरा का पूरा गुजरात जीत लिया, तो उसकी याद में, उसकी शान में आगरा के बगल में ही फतेहपुर सीकरी नाम का एक जगह 30 किलोमीटर दूर, मैं गया हूं, आप लोग भी जरूर जाइए मौका मिले। वहां पे फतेहपुर सीकरी का किला बनवाया, पूरा एक शहर ही बसाया था उसने अकबर, गुजरात जीतने की खुशी में। लेकिन उस किले का सबसे जो मेन फोकस है वो है बुलंद दरवाजा, पत्थर का दरवाजा बहुत ऊंचा, ठीक है। और उस दरवाजे को बेटा है ना खोलने के लिए हाथी चाहिए, आदमी नहीं खोल सकता, हाथी ढकेलता था उस जमाने में, तब वो दरवाजा खुलता था, इतना हैवी दरवाजा था। अभी भी है, सामने मास्टर ने फोटो भी खिंचवाई है इसकी। अब तो बेटा टेक्नोलॉजी हो गई, अब हाथी की जरूरत ना है, जितना हाथी को खिलाएंगे उतने में तो टेक्नोलॉजी लगा देंगे, लिफ्ट लगा देंगे, पुली लगा लेंगे, खींच लेंगे क्या। अब वहां पे जैसे पुली लगी हुई है, जो जैसे होती है ना पुली, मतलब कि वो चैन होता है, उसी से वो कर देते हैं, पुली नहीं होती सिर घुमाने वाले, उससे कर देते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं, इसके बारे में भी 2-3 कहानियां। फतेहपुर सीकरी का उसने किला बनवाया और सोचा, इसलिए बनवाया क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका ये भक्त था, उन्हीं के एक शिष्य सलीम चिश्ती थे, वो भी साधु थे और वो फतेहपुर सीकरी में ही रहते थे। ये इसको बालक नहीं हो रहे थे, जो भी है, तो नहीं आदमी मंदिर मंदिर जाते हैं, अपना भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह पे गया ये, उसमें जिंदा थे सलीम चिश्ती, उनसे बाबा से आशीर्वाद लिया, जो भी है। और सलीम चिश्ती की जो झोपड़ी थी वहीं पे रानी को ये बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि बहुत पवित्र जगह है अकबर ने, और वहीं पे किला बनवाया। लेकिन दिक्कत क्या थी कि वो रेगिस्तानी इलाका था, वहां पानी की फैसिलिटी बहुत कम थी, पानी कम था। अभी तो सरकार ने हैंडपंप लगवा दिए, बोरिंग लगवा दी, लेकिन उस जमाने में बारिश कम होती थी, तो बारिश कम होगी तो देखते देखते तो किला खत्म ही हो जाएगा। अकबर को पता चला कि तुलसीदास नाम का एक बहुत बड़ा राइटर है और उसको भी मेरे दरबार में आना चाहिए जैसे तानसेन है, बैजू बावरा है, बहुत सारे, वो भी हमारे आए दरबार में बैठे, हमारे सामने कुछ सुनाए। तुलसीदास जी भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वक्त, बोले भाई हम क्यों, वो उस समय वो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिख रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, कहा गया कि संदेश वाहक गया भाई कि चलिए बाबा जी चलिए, अब बादशाह ने बुलाया है। बोला भाई देखो अभी तो हम नहीं जा सकते, बहुत बिजी हैं, हाँ बाद में आ सकते हैं बादशाह से मिलने, हमें बादशाह से मिलने में कोई दिक्कत नहीं। गया,
बादशाह को बोला कि अभी बाबा जी बिजी हैं भाई। तुलसीदास कह रहे हैं हम नहीं आएंगे गोस्वामी। अच्छा ज्यादा बिजी है, टांग के ले आ, घसीट के पकड़ के ले आए जिस तरह भी लाना था तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी 40 दिनों तक फतेहपुर सीकरी के जेल में थे। ठीक है, जेल में बंद कर दिया अकबर ने कि ज्यादा बोल रहा था, ज्यादा बन रहा था, ठीक है ना। तो तुलसीदास जी को पूरी की पूरी जो हनुमान चालीसा आप अभी पढ़ते हो, वो फतेहपुर सीकरी के किले में जेल में ही उन्होंने लिखी थी। जिस दिन वो पूरा हुआ और भगवान महावीर को मतलब हनुमान जी को प्रार्थना की, भाई पूरे के पूरे जितने भी आसपास के बंदर थे पूरे किले में भर गए, जैसे रामायण का सीन होता है। सब तहस नहस करने लगे, तोड़ फोड़ मचाने लगे। अकबर बोला ये क्या उत्पात हो गया भाई, ये कहां से इतने बंदर, कोई सेना काम ना करे, इधर भाला लेके आया, पीछे से गुद्दी चमकाते दूसरा बंदर, ठीक है ना। परेशान हो गया। तो जो राजपूत राजा सब थे, तो उन्होंने बोला कि महाराज आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, जिनको आपने पकड़ा है ना वो भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं, आप उनसे जाके प्रार्थना करिए तब होगा। अकबर गया प्रार्थना करने तुलसीदास जी से, और तब जाकर के तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, तब जाकर के वो बंदर लोग हनुमान जी लोग गए और तब हुआ। तो फिर वो बड़ा ही महात्मा लोग संतों लोगों की बड़ी इज्जत भी करता था। देखो था तो बहुत ही गंदा, लेकिन कुछ काम ऐसे करता था जिससे कि हिंदू जनता उसके साथ जुड़ी रहे। मैं आपको बता, राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं करे, राजा के खिलाफ हथियार ना उठाए। पहले क्या होता था, जजिया और तीर्थ यात्रा कर लगता था। अब देखो जजिया क्या होता है। मान लीजिए अगर मुसलमान कोई राजा है, तो मुसलमान राजा के राज्य में कोई जरूरी नहीं कि केवल मुसलमान रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, दूसरे जाति धर्म के भी लोग रहेंगे। तो जो लोग मुसलमान नहीं होते थे, गैर मुसलमान होते थे, उन सभी लोगों को एक टैक्स देना होता था कि भाई ये हमारे धर्म के नहीं है, लेकिन फिर भी राजा हमारी रक्षा कर रहा है, तो हम इनको, तो उसको टैक्स देना होता था, जिसको जजिया कहा जाता था। गैर मुसलमानों से क्यों लिया जाता था। तो अकबर ने इस जजिया टैक्स को खत्म कराया। दूसरा कि जैसे तीर्थ पे जाते हैं ना हम लोग, वैष्णो देवी, अपना बद्रीनाथ, जो भी केदारनाथ, तो जो भी हिंदू लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, तो तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था, टैक्स लिया जाता था, तो वो भी अकबर ने खत्म करवा दिया। उसके बाद खानकाह, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में उसने एक बिल्डिंग बनवाई थी, एक जगह थी। उसमें क्या करता था कि पूरे हिंदुस्तान से जितने बड़े बड़े धर्म के बड़े बड़े विद्वान साधु संत लोग होते थे उनको बुलाता था। उसको खानकाह कहा जाता था, खानकाह। और वहां पर धर्म पे चर्चाएं की जाती थी, बड़े बड़े विषय पे। ये तो अंगूठा छाप था ना, लेकिन फिर भी धर्म में बहुत रुचि थी। और इसी तरह बहुत सारे काम किए। 1604 या 5 में, 1600